पिछले वीडियो में हमने देखा था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह संलेखना विधि के द्वारा अपने जीवन को समाप्त किया। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य गद्दी पर बैठा। अमित्रघात उनकी उपाधि थी। उसकी महानता इसी तथ्य में है कि उसने अपने पिता से जिस विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था उसे उसने उसी रूप में बनाए रखा। बिंदुसार ने लगभग 25 वर्षों तक राज किया और उसकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक विश्व इतिहास के उन महानतम सम्राटों में सबसे ऊंचा स्थान रखता है जिन्होंने अपने युग पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी है और आने वाली पीढ़ियां जिनका नाम बहुत ही श्रद्धा और गर्व के साथ याद करती है। अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें विशेष रूप से बौद्ध साक्ष्यों, दिव्यावदान और सिंगली अनुश्रुतियों पर निर्भर होना पड़ता है। सिंगली अनुश्रुतियों से पता चलता है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन को प्राप्त किया था, लेकिन अशोक के 5वें अभिलेख में उसके जीवित भाइयों और उसके परिवारों का उल्लेख मिलता है। अभिलेखीय साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि अशोक के शासन के 13वें वर्ष में उसके अनेक भाई और बहन जीवित थे जो साम्राज्य के अलग अलग भागों में रहते थे। लेकिन इसके साथ ही कुछ कथाओं के अनुसार बिंदुसार अशोक को राजा न बनाकर सुसीम को राजगद्दी देना चाहता था। उत्तरी बौद्ध परंपराओं के अनुसार उत्तराधिकार का युद्ध अशोक और उसके बड़े भाई सुसीम के बीच हुआ था, जबकि दक्षिणी बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था। हालांकि 99 भाइयों की हत्या वाली कथा सही प्रतीत नहीं होती है। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में उसे देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। मास्की और गुर्जरा के लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की दिग्विजय की नीति को जारी रखा। इस समय कलिंग का राज्य मगध साम्राज्य की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहा था। बिंदुसार के शासनकाल में कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। अशोक जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए यह असहनीय था। दूसरी ओर व्यापार की नज़र से भी कलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण था और अशोक की नज़र उसकी समृद्ध व्यापार पर थी। इसी कारण उसने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में था। यह युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ, जिसमें भीषण रक्तपात और नरसंहार की घटनाएं हुई। अंततः अशोक कलिंग को जीतकर अपने राज्य में मिलाने में सफल हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों को बताया गया है। इस अभिलेख के अनुसार इस युद्ध में 50,000 व्यक्ति बंदी बनाए गए, 1 लाख लोगों की हत्या की गई और इससे भी कई गुना लोगों की मृत्यु हो गई। इस तरह एक स्वतंत्र राज्य की स्वतंत्रता का अंत हुआ और वह मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया। कलिंग ने फिर कभी स्वतंत्र होने की कोशिश नहीं की। कलिंग के मगध में मिल जाने से मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक फैल गई। कलिंग युद्ध में जीत का यह सबसे बड़ा लाभ था, लेकिन कलिंग युद्ध में जो भयंकर रक्तपात, हिंसा और नरसंहार की घटनाएं हुई, उसने अशोक के मन को झकझोर कर रख दिया। इस युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन पैदा किया। उसका मन मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया और उसने युद्ध नीति का सदा सदा के लिए त्याग करने की प्रतिज्ञा की। अशोक के मन में आया ये परिवर्तन एक आश्चर्यजनक घटना थी जो विश्व इतिहास में अद्वितीय थी। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर बौद्ध बन गया और सारा जीवन मानवता के कल्याण में लगा दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे अशोक ने जन कल्याण के कौन कौन से काम किए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के साथ साथ किस तरह उसने विदेशों में भी किया।